नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम भारत में जो जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम बने हैं, इनके विषय में बात करेंगे। हर साल की परीक्षाओं में यह कार्यक्रम पूछे जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो यह हर साल पूछा जाता है, या फिर हम यह कहें कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो वन्य जीव हैं, इनको बचाने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम चले हैं, या फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट चले हैं, वह प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कब शुरू हुए हैं, और उनसे संबंधित और कौन से प्रमुख तथ्य हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आज हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं, और यह हर साल आपसे जरूर पूछा जाता है। यानी इन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। हम किन किन प्रोजेक्ट की बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा डॉल्फिन की, प्रोजेक्ट टाइगर मगरमच्छ संरक्षण योजना, गैंडा परियोजना, समुद्री कछुआ, गिद्ध संरक्षण योजना, अंगुल, लाल पांडा, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ। इतने सारे जो आपके जीव हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए जो परियोजनाएं चली हैं, इनके विषय में आज हम जानेंगे, और यही आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हम केवल उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हम इधर उधर के तथ्यों को नहीं देखेंगे, क्योंकि वह परीक्षाओं में आपसे पूछा नहीं जाएगा। बेसिक बात आप समझिए, ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू हुए? इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? ये जो आपकी प्रजातियां हैं, यह संकटग्रस्त थी, मतलब इन पर बहुत ज्यादा खतरा था। यह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वैश्विक स्तर पर भी यही समस्या थी। इसलिए भारत ने भी जो वैश्विक स्तर के प्रोग्राम हैं, जैसे साइट्स है, सीएमएस है, ये प्रोग्राम है वैश्विक स्तर के, इनको साइन किया था। तो एक तो भारत की अपनी जरूरत थी, दूसरा भारत ने वैश्विक स्तर के प्रोग्राम भी साइन किए थे। इसके तहत या इन दोनों के कारण ऐसी परियोजनाएं लाई गई जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। भारत ने भी अपना एक कानून बनाया था। उसका नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या किया गया? शेड्यूल बनाए गए। और कितने शेड्यूल? 6 शेड्यूल। इसमें जो शेड्यूल 1 है, उनमें उन जीवों को रखा गया जिनको सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। अब देखिए, प्रजातियों पर संकट था। साइट्स और सीएमएस जैसे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इनको भारत ने साइन किया था। भारत में भी दबाव था। ऐसी परियोजनाएं लाई गई जिनके माध्यम से जीवों को सुरक्षित किया जा सके। एक कानून भी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन दोनों के विषय में हम कभी डिटेल से देखेंगे। बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। साइट्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका मतलब यह था कि जो प्रजातियां इंडेंजर्ड है, इनके ट्रेड को व्यवस्थित करना। यह शुरू कब से हुआ? 1973 से। कुल मिलाकर इसका जो पर्पज है, वह यह था कि जो अवैध व्यापार है किसका? पशुओं का, वह व्यापार रोका जाए। क्योंकि पशुओं को मारा जाता था, उनका अवैध तरीके से व्यापार कराया जाता था। जैसे आपका हाथी है, उसके दांत बेच दिए जाते थे। आपका जैसे टाइगर है, उसकी खाल बेची जाती थी। तो इस तरह से इनका अवैध व्यापार होता था। इसको रोकने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय क्या है? कन्वेंशन है। दूसरा आपका क्या है? सीएमएस। यह क्या है? कन्वेंशन ऑन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यह कब से शुरू हुआ? 1979 से। नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपके माइग्रेशन वाली स्पीसीज हैं, जो एक स्थान से किसी मौसम में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे भारत में आते हैं, जैसे आपके साइबेरियन क्रेन। तो इन प्रजातियों की सुरक्षा की जाए। क्योंकि देखिए, एक देश से यह चले जाते हैं दूसरे देश में, इनको रोका तो जा नहीं सकता है। तो इनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस बात के लिए भी प्रयास किए गए। बेस हमने समझ लिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर भी और भारत में भी प्रजातियों की सुरक्षा की जाए, इसलिए यह सारे प्रोजेक्ट लागू हुए, या इन सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। एक एक प्रोजेक्ट को हम देख लेते हैं, उसमें क्या पूछता है, उसी पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। यह 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। अधिनियम कब आया था? 1972 में। यह कब आया? 20 साल बाद। इस तरह आप देखते चलिए। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 88 एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए। हाथियों के साथ समस्या क्या थी? जो कोयला खनन, लौह अयस्क, इन सब के जो क्षेत्र थे, यह इनके गलियारों को नुकसान पहुंचाते थे। हाथियों के साथ क्या है? एक खास चीज है। खास चीज क्या है? इनका एक अपना प्री डिसाइडेड रास्ता होता है। यानी हाथी किसी एक रास्ते पर
लगातार जाते हैं और एक सीक्वेंस में जाते हैं और समय अंतराल भी लगभग फिक्स होता है। इसी को कहते हैं कॉरिडोर। तो ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हाथियों के लिए जो सुरक्षित हो। क्यों बनाए गए? क्योंकि कोयला खनन होता है तो यहाँ पर क्या होगी? एक तो कोयला खोदा जाएगा तो ब्लास्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी। जो आपके इंसान हैं या मनुष्य हैं वह बहुत ज़्यादा आएँगे जाएँगे वहाँ पर तो डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए ऐसे 88 एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए जो हाथियों के लिए सुरक्षित हैं। एक कार्यक्रम भी है माइक, यह पूछा जा चुका है। मॉनिटरिंग ऑफ इल्लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक कार्यक्रम क्या है? 2003 में जब आपका साइट्स जिसकी अभी हमने पीछे बात की, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इसको कहते हैं सीओपी। सीओपी को हम कभी और डिटेल से समझेंगे। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन यह किसका-किसका है? आपने सुना होगा सीओपी 30 हुआ, सीओपी 15 हुआ। तो किसको कहेंगे सीओपी? कौन-कौन से सीओपी हैं? यानी कौन-कौन से ऐसे कॉन्फ्रेंस है? नंबरिंग इसकी कैसे की जाती है? इन सबको हम कभी डिटेल से समझेंगे। बेसिक में आप यह समझिए कि जो आपकी साइट्स है, प्रोग्राम जिसकी अभी हमने पीछे बात की, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी को कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी। यह कार्यक्रम शुरू किया गया और इसने क्या किया? जो साउथ एशिया का एरिया है, वहां पर हाथियों की सुरक्षा हो, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या कार्यक्रम का नाम है? माइक कार्यक्रम। माइक कार्यक्रम क्या है? इल्लीगल किलिंग ना हो हाथियों की। फिर आपका एक है हाथी मेरे साथी अभियान। इसको किसने शुरू किया? भारत का जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और भारत का ही जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने मिलकर इसको शुरू किया। किसने-किसने? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा और डब्ल्यूटीआई द्वारा इसको मिलकर शुरू किया गया। शुरू कब से हुआ? मई 2011 से। और इसमें भी यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसे एनवायरनमेंट को बनाया जाए जो हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। अब ऐसा क्यों था? जो आपका मानव है और जो आपका हाथी है, क्योंकि मानव इंटरफेयर कर रहा था हाथियों के क्षेत्र में, तो इनके बीच क्या होता था? संघर्ष होता था। इस संघर्ष को कम करने के लिए या इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया? हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया गया। मानव क्या करता था? इन हाथियों का शिकार। तो मानव में जानवरों के प्रति या स्पेशली इस प्रोग्राम के थ्रू हम कहें तो हाथियों के प्रति जो प्रेम भाव है, सम्मान की भावना है, यानी जानवरों का भी सम्मान किया जाना चाहिए, यह भावना, यह विकसित करने की कोशिश की जाने लगी। इसका शुभंकर भी आपसे पूछा जाता है। यह है आपका गज़ू, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं। अगला अभियान है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को सुरक्षित करने के लिए इसको घोषित किया गया क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव। मतलब भारत का यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। यह है कहाँ पर? अनुसूची 1 में है, जो 1972 का अधिनियम है, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की। गंगा डॉल्फिन मिलती कहाँ पर है? यह पूछा जाता है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, अंगू इन नदी तंत्रों में यह पाई जाती है। ये नाम देकर आपसे पूछेगा कि क्या इनमें डॉल्फिन पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन के साथ एक खास चीज और है। यह केवल कहाँ मिलती है? मीठे पानी में। 3 तरह की और डॉल्फिन है, यह भी पूछा जाता है। जैसे एक है आपकी बैजी, यह कहाँ मिलती है? चीन की यांगत्जे नदी में। सिंधु की भूलन, यह कहाँ मिलेगी? सिंधु में। यहाँ पर केवल भूलन पूछता है। फिर आपका एक है बोडो डॉल्फिन, यह कहाँ है? अमेज़न नदी, लैटिन अमेरिका। तो बैजी कहाँ है? चाइना में। भूलन कहाँ है? सिंधु में, यह भी भारत में है। और बोडो डॉल्फिन, यह कहाँ है? अमेज़न नदी, लैटिन अमेरिका। अगला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, यह भी खूब पूछा जाता है। यह केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ने क्या किया? क्योंकि जो आपके टाइगर है, इनकी किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत सारे टाइगर्स को या चीतों को मारा जा रहा था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? एक राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण बनाया, एक ट्रिब्यूनल बनाया और इसको रखा किसके अंतर्गत? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब इनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और यह ट्रिब्यूनल कैसा है? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी सांविधिक निकाय है। इनके लिए एक कार्यक्रम भी है टाइप्स, यह भी पूछा जा चुका है। टाइप्स क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो यह भी आपसे पूछ सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार 2022 तक बाघों की जो कुल संख्या है यह 6400 शायद हो सकती है। मतलब यह बाघों की अनुमानित संख्या है। कितनी? 6400। किसके अनुसार? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार। अब यह डब्ल्यूडब्ल्यूएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बना कब? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यानी यह फंड इकट्ठा करता है वर्ल्ड लेवल पर जिससे नेचर को बचाया जा सके और जो आपके जीव जंतु हैं
यह भी नेचर का पार्ट है। तो इसने क्या किया, फंडिंग की कई सारी, जिससे ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। जैसे जब आपका आया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसने बहुत मदद की फाइनेंशियली। एक आपका है वैश्विक टाइगर फोरम, यह 1993 में स्थापित किया गया और कहाँ पर? दिल्ली में। इसका काम क्या है? इसने एक सिस्टम बनाया टाइगर वॉच का। टाइगर वॉच का सिस्टम क्या है? रूस का एक अधिकारी आता है और भारत के जो बाघ रिजर्व हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं, इनकी जांच करता है। इसके अलावा एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है। यह भी मॉनिटरिंग करता है कि भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं या भारत में जो बाघों को सुरक्षित करने के लिए प्रोग्राम हैं, वह सही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर भी हमने यह छूट दे रखी है कि निगरानी की जाए। यही सब आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर में। अगली बात करते हैं, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1974 में। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना होगा, जिसका नाम है भीतरकनिका। भीतरकनिका के बारे में आपसे पूछेगा कि सॉल्टेड वाटर में रहने वाले जो आपके मगरमच्छ है, वह सर्वाधिक कहाँ है? तो वह सर्वाधिक कहाँ है? भीतरकनिका में। एक तथ्य आपसे और पूछेगा, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। हमने केवल उन्हीं तथ्यों को लिया है जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएंगी या जिनके पूछे जाने की संभावना है, जिससे आपको बहुत थोड़े स्पेस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। यह भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहाँ है? तो यह है आपके आंध्र प्रदेश में। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह भीतरकनिका कहाँ है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में। 1976 में एफएओ और यूएनडीपी की सहायता से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया। 1970 के दशक के शुरू में भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो खारे पानी के मगर हैं, इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। मतलब भारत में पहले से भी एक परियोजना चल रही थी। कब से? 1970 से। फिर आपकी अगली है गेंडा परियोजना। यह कब शुरू हुई? 1987 में। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए। अब इसमें एक खास चीज है, जो आपके एक सींग वाले गैंडे हैं, यह केवल भारत में मिलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। असम का मानस, काजीरंगा, पश्चिम बंगाल का जालदापाड़ा, यहीं पर यह आपके जो एक सींग वाले गैंडे हैं, यह मिलते हैं। तो मानस और काजीरंगा यह कहाँ है? असम में। जालदापाड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर मिल क्या रहा है? एक सींग वाले गैंडे। एक आपका राइनो विजन है, कब का? 2020 का। इसके लिए है, एक सींग वाले गैंडों के लिए। शुरू किसने किया? असम का जो वन विभाग है और जो वहां का बोडो स्वायत्त परिषद है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें किसने किसने सहयोग किया? तो भारत का जो वर्ल्ड लाइफ फंड है, इसने, और जो आपका इंटरनेशनल लेवल का राइनो फाउंडेशन है, इसने, दोनों ने मिलकर इसमें मदद की और इंडिया राइनो विजन 2020 शुरू किया गया। इसके लिए एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए। तो 1987 का प्रोजेक्ट और 2020 का प्रोजेक्ट, दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। यह कब शुरू हुआ? यह 1999 में शुरू हुआ। इसके थ्रू पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसमें मदद किसने की? यूएनडीपी ने। कहां पर शुरू किया गया? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। और किसके लिए? ओलिव रिडले कछुए के लिए। कोशिश यह की जाती है कि इन कछुओं की जांच की जाए सैटेलाइट से, क्योंकि कछुए आपके समुद्र में रहते हैं, तो सामान्यतः यह नहीं मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इनकी संख्या है वह जुटाई जाती है, या इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वह जुटाई जाती है। 1975 में जो आपकी ओडिशा सरकार है, उसने भी एक योजना चलाई। और योजना चलाई कहां पर? भीतरकनिका अभ्यारण्य में। इस योजना के थ्रू भी जो यह समुद्री कछुए हैं, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। अगला प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। हो क्या रहा था गिद्धों के साथ? गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से गिरने लगी। जब हम देखते हैं 1919 का दशक, उस समय आपका जो भारत है, आपका जो नेपाल है, आपका जो पाकिस्तान है, कहते यह है कि गिद्धों की संख्या लगभग 99% तक गिर गई। क्यों गिर गई? दिक्कत थी एक दवाई से। कौन सी दवाई? एक दवाई है आपकी डाइक्लोफिनेक। यह दवाई जानवरों को दी जाती थी और गिद्ध क्या करते थे? जब यह जानवर मर जाते थे तो उन जानवरों को खाते थे। इसकी वजह से जो यह डाइक्लोफिनेक है, यह जाता था गिद्धों में। इससे दिक्कत क्या थी? गिद्ध आपके मांस खाते हैं और ज्यादातर मरे हुए जानवरों का। जब यह जानवर मरते थे तो इनका मांस यह खाते थे। डाइक्लोफिनेक चला जाता था इनके शरीर में। किसके? गिद्धों के शरीर में। और गिद्ध इसको पचा नहीं पाते थे। और इससे क्या हुआ? जो आपके गिद्ध हैं, उनकी धीरे धीरे किडनी
खराब होने लगी। ऐसे किसी मरे हुए जानवर को खाने के बाद, जिसमें डाइक्लोफिनेक है, एक गिद्ध लगभग 20 से लेकर 48 घंटे के अंदर मर जाता था। तो यह एक बड़ी समस्या थी, इसलिए गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई। शुरू किसने किया? हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। शुरू कब हुई? 2006 से। इसमें एक कार्यक्रम है, सेव कार्यक्रम। यह आपसे पूछा जा सकता है। सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी गिद्धों को बचाना है। गिद्धों के लिए वल्चर सेफ्टी जोन बनाए गए, यानी गिद्धों के जो निवास स्थान है उसके 150 किलोमीटर के एरिया में यह जो आपकी दवाइयां हैं, हानिकारक दवाइयां, इसमें सबसे फेमस है डाइक्लोफिनेक। यह दवाइयां नहीं बेची जाएंगी। यह डाइक्लोफिनेक आपने सुना होगा, पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होता है। इंसान भी इसको खाते हैं, तो बहुत खतरनाक यह दवाई है, गिद्धों के लिए खास करके। आगे देखते हैं। फिर आपकी है हंगुल परियोजना। हंगुल क्या है? यह एक तरीके का हिरण है, और हिरण भी कौन सा? यूरोप की जो रेंडियर प्रजाति है, उस प्रजाति का यह हिरण है। मिलता कहाँ है? कश्मीर में मिलता है। और कश्मीर में भी कहाँ पर? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कश्मीर में। यह भी ध्यान रहेगा। यहीं पर यह हंगुल मिलते हैं। इसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, और यह जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी सुरक्षा के लिए भी हंगुल परियोजना शुरू की गई। शुरू कब हुई? 1970 में। जम्मू कश्मीर सरकार ने, आईयूसीएन ने और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने, इन तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की। तो प्रोजेक्ट हंगुल से संबंधित प्रमुख तथ्य हो गए। आगे आते हैं। लाल पांडा परियोजना। यह कब शुरू हुई? 1996 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से। लाल पांडा मिलते कहाँ हैं? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में इसको कैटवियर के नाम से भी जानते हैं। जो आपका साइट्स है, इसकी अभी हमने पीछे बात की, प्रोग्राम, इसके अपेंडिक्स 1 में यह शामिल है, यानी पहली सूची में यह शामिल है, ऐसा आप मान सकते हैं। आईयूसीएन ने कहा रखा है? इंडेंजर्ड में। तो लाल पांडा परियोजना। आगे देखते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना। इसको किसने शुरू किया? 1970 के दशक में। उस समय जो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक थे उस समय, तो उत्तर प्रदेश के ही जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, जो वर्तमान में उत्तराखंड बना है, वहां पर जो आपका केदारनाथ अभ्यारण्य है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। जो आपका कस्तूरी मृग है, यह केवल किस में मिलता है? मेल मृग में। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभ्यारण्य कौन से है प्रसिद्ध? शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। यहीं पर यह कस्तूरी मृग मिलते हैं। आखिरी परियोजना हिम तेंदुआ परियोजना। 2009 में इसको शुरू किया गया। जो आपके हिमालयी राज्य हैं, उनमें इसको शुरू किया गया, और इससे तय किया गया कि जो आपके हिम तेंदुआ हैं, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से जानवरों की सुरक्षा के लिए, या फिर बहुत सारे जीवों की सुरक्षा के लिए, यह सारे कार्यक्रम हैं, जिनसे इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, या सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। यही सब आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा कि यह अभ्यारण्य कहाँ है? आपसे पूछेगा यह प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? आपसे पूछेगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन सहायता कर रहा है? तो हमने उन सारी चीज़ों को देखा है, जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।